अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे दरमियान है शहर के मशहूर मारूफ शख्सियत जो कि सहाफ़त में, एक्टिंग में और वकालत में अपना लोहा मनवा चुके हैं, जनाब सैयद एतमादुद्दीन साहब। इसी मौके को गनीमत जानकर हम एक छोटा सा इंटरव्यू आप लोगों के सामने पेश कर रहे थे। तो आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट शोबेजात में अल्हम्दुलिल्लाह अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो इसी एक छोटे से इंटरव्यू के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात तो अस्सलाम वालेकुम एंड मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि इस मंच पर आप हमें अपना कीमती वक्त अता किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मिले, हाई कोर्ट में मुलाकात हुई और हमारे मुसाब साहब के साथ ऑफिस में हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। तो कुछ आप पूछना चाह रहे? तो मेरे कुछ अहम सवालात ये थे। सबसे पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं आपसे भरपूर वाक़फ़ियत रखते हैं, बट बिलख़ुसूस जो नए जो इंटर्न्स हैं जो जस्ट अभी आए और जो लोग हैं और जो पुराने लोग भी हैं, उन लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी को देख के थोड़ा उन लोग भी क्या है एक कन्फ्यूजन और एक एंशियसनेस है कि आपके बारे में जाने कि आप कैसा अपना जो है सफ़र सहाफ़त से और एक्टिंग से फिर वकालत से इन तीनों जो है उबूर और उमूर से कैसा आप अपनी वक़फ़ियत रखे हैं और कैसा आपकी जर्नी वकालत तक आपको लेकर आई। आप इसके ऊपर थोड़ा सा अपनी एक लाइफ हिस्ट्री बयान करिए। जी, लाइफ हिस्ट्री तो इस तरीके से है कि जो है ये जो मल्टी टैलेंटेड है, ये तो अल्लाह ताला के कुछ खुसूसियात है। अल्लाह ताला किसी किसी को बख्श देता है, उसके अलावा थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। और मेरे उस्ताद जो रह चुके हैं और ख़ासकर मेरी वालदा मोहतरमा जो एडमिनिस्ट्रेस रह चुकी है गवर्नमेंट स्कूल में, तो उनका हमेशा ये कहना रहता था कि बेटे हमेशा हरफन मौला रहना, मल्टी टैलेंटेड आप खुद शख्सियत पैदा करो। तो वो उनकी एक जो है वो उनसे इंस्पायर होकर हम जो है उस बात को वो बात गांठ बांध लिए थे और उसके बाद जो है हम हमारे मामलात को शुरू करें। वैसे तो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया का हूँ, तो मेरा बीएससी कंप्यूटर साइंस है, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। उसके बाद मैं कौम की खिदमत आइदर पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाह रहा था या फिर वकालत में आगे कानून के दायरे में रह करके मैं खिदमत करना चाह रहा था। जो कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो दुनिया थी वो नई हमारे ज़माने में, यानी 2000 हम तो 98 से ग्रेजुएशन में आए, तो 2003 तक इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया जो नई आई थी उससे हम जुड़े रहे। उसका मकसद ये था कि आज जो दौर चल रहा है उससे हम पीछे ना हो जाए। उसके बाद फिर वालिदैन की हम ये ख्वाहिश पूरी कर दी है और उसके बाद मौका मिला हमको जो है पुलिस डिपार्टमेंट का। हम जब कोशिश करने गए थे तो स्टेमिना हमारा उतना जो है ज़्यादा नहीं था। उस वक्त 2001 की बात कर रहा हूँ मैं, 5 किलोमीटर भागना पड़ता था विद इन 25 मिनट्स। तो वो कुछ स्टेमिना उतना मेरे में उस ज़माने में नहीं था। तो उसके बाद जो है अचानक वकालत का जो है हम नोटिफिकेशन देखे एलएलबी का और हम उस तरीके से एडमिशन ले लिए। अब बेसिकली जो हूँ मैं वो एडवोकेट ही हूँ, लॉ से जुड़ा हुआ पर्सन हूँ। उसके साथ जैसा कि हम इस फील्ड में आए कौम की खिदमत के लिए, यही हमारा बेसिक इंटेंशन था। तो अब अल्लाह ताला फिर रास्ते बनाते गए। तो उसके बाद जो है हमको सहाफ़त से तो पहले से हमारे को चाहत थी किसी ना किसी तरीके से कौम की फलाह व बहबूद या फिर वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये मेरा मकसद था। तो सहाफ़त से पहले से भी कुछ जुड़े हुए थे हम। एक गवाह वीकली पेपर है सैयद फाजिल हुसैन परवेज़ साहब का, उससे मैं जुड़ा हुआ था। और उसके बाद जो है जब वकालत में आए तो ईटीवी उर्दू पर नया प्रोग्राम कानून की बात शुरू हुआ था, तो उसके तलाश में थे एंकर की। तो वो चाह रहे थे कि भाई कोई बेसिक जिसको लॉ की नॉलेज हो वही आदमी इसको प्रेजेंट बेहतर अंदाज से कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे को मौका मिला ईटीवी उर्दू में, और जहाँ पर वो प्रोग्राम कुछ बंद होने वाला था तो मज़ीद मैं उसको 1 साल कंटिन्यू लेके चला। और इंडिया का वो वाहिद प्रोग्राम था कानून की बात ईटीवी उर्दू पर। उससे पहले तमाम चैनल्स पर डॉक्टर्स के प्रोग्राम पेश होते थे, वकला को कोई बुलाकर पेश नहीं करते थे। तो ये हिंदुस्तान की तारीख़ का एक पहला प्रोग्राम था कानून की बात, जिसका नाम था ईटीवी उर्दू पर, जिसके डायरेक्टर राहिल पाशा साहब थे। तो उन्होंने शुरू किए थे, उनका कॉन्सेप्ट था।
तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं वो काम किया, ETV उर्दू से हम जुड़े, वकालत तो कर ही रहे थे, उसके साथ घंटा 2 घंटे हम ये प्रोग्राम आपके जो है रामोजी फिल्म सिटी में प्रोग्राम शूट होता था और वहीं से लाइव टेलीकास्ट होता था, तो हम उससे जुड़े रहे। और फिल्मों का, एक्टिंग का, तो मैं एक एक्टिंग का डिप्लोमा किया था 2003 में निज़ाम कॉलेज से। तो चाहत तो थी फिल्मों में जाने की, कुछ 1-2 फिल्मों में काम भी किए, छोटा मोटा किरदार था, सीरियल्स में काम किए, लेकिन जैसा कि अल्लाह ताला जो है टेलीविज़न पे भी लाना था हमको और कुछ कौम भी खिदमत दी थी और कुछ गलत चीज़ों से बचाना भी था, तो अल्लाह ताला जो है ये मौका मुझे फ़राहम कर दिया। तो अब इसमें सेटिस्फाइड हूँ मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह टेलीविज़न पे भी आ गए और जो अपने आप को TV पर देखने का शौक़ रहता वो भी पूरा हो गया और कौम की खिदमत भी हो गई, फिर पैसे भी कमा ली। तो देखिए, बस बोलने का मकसद ये है कि जैसा कि हमारे पास कहा जाता है इस्लाम में, नीयतों पे दारोमदार है, तो आपकी जैसी नीयत रहेंगी आप वैसा करेंगे। तो अब हम 2006 में वकालत में आए, हाई कोर्ट से ही मैं अपने सामने जो बिल्डिंग है वहीं से हम वकालत शुरू किए। जब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नई थी, ना स्मार्टफोन्स थे, ना कोई टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा थी, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उस दौर में कंपैरेटिवली आज के। आज आपको टिप्स ऑफ द फिंगर आपको चीज़ें अवेलेबल है, उस दौर में वो नहीं होता था। लाइब्रेरी जब तक ना रहे आप कानून नहीं जान सकते थे, आपके जो सीनियर शुक्ला है जब तक आपको कुछ ना बताए तब तक आप सीख नहीं सकते थे। ओल्ड स्कूल ऑफ वकालत जो थी, उसके बाद अब ये एक जो न्यू स्कूल ऑफ वकालत है जिसमें आप AI है और अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्टवेयर है और बहुत जदीद इक्विपमेंट्स है, तो जब आप ओल्ड स्कूल प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो जब से अब में कितना फ़र्क है, आपको क्या महसूस है, इस पर आप अपनी कुछ बताएं। जी, अब पहले जब मामला था तो उसमें मेहनत ज़्यादा थी, हार्डवर्क करना पड़ता था और कई पिटिशन्स तो हमको हाथ से लिखते थे हम, टाइपराइटर भी नहीं रहता था वो ज़माने में, तो कंप्यूटर से ज़्यादा अहमियत टाइपराइटर की। वो कंप्यूटर मान लीजिए उस दौर में कि टाइपराइटर जिसके पास है बड़ी बात थी, तो हम तो हाथों से लिखते थे, फिर उसको टाइप करवाते थे, फिर मिस्टेक हो गई तो फिर उसको सही कराना भी बड़ा मुश्किल था। आज का दौर में आपको आसानी हो गई है, लेकिन वही जो अक्सर हम देख रहे हैं कि नॉलेज तो बहुत है, लेकिन जो है आपके जो मेहनत करके जो चीज़ अपन हासिल करते उससे थोड़े आजकल के जनरेशन को थोड़ा सा पीछे रह जा रहे। आपको मेहनत करके कोई एक चीज़ आप सीख लिए तो फिर उम्र भर नहीं भूलते उसको। आप वही पिटिशन अगर आप एक बार लिख के आप उसको कर लिए तो फिर आप उम्र भर याद रह जाता। आप खाली टाइप कर रहे या कॉपी पेस्ट कर रहे तो फिर उसको थोड़ा सा याद रखने को मुश्किल हो जाता। तो हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज है। आज का दौर है, अब उस ज़माने में किसी को क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो बंदा आना ज़रूरी था। आज हम जो है ऑनलाइन कर रहे हैं, ये इसके फ़ायदे हैं। फिर आपको समन्स इशू करना है तो घर तक पहुंचना या अखबार में देना, आज आप व्हाट्सएप से भी समन्स इशू कर सकते। और आपके जो है CCTV कैमरास आ गए, जिसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट को और अपने को भी वकीलों को बहुत फ़ायदा हो गया कि एविडेंसेस अपने को आसानी से अवेलेबल है। तो ये है, आसानी से डिलीवर कर सक रहे हैं। ज़्यादातर जो है हम आसानी के अलावा जो है जल्दी, जैसा लोग बोलते थे कि भाई जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो भी है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कोटेशन है जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, तो ये भी होता है। तो जल्दी काम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू एक दौर ये भी था जब हम वकालत में आए, उससे पहले एक दौर ऐसा भी था कि उसमें जो है वकालत रिटर्न स्टेटमेंट 2-2 साल फाइल नहीं करते थे लोग। जब WSC फाइल नहीं हुआ तो फिर अब आप आगे कैसा आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद 2000 में अमेंडमेंट 2000 या गालिबन 2001 में CPC में अमेंडमेंट्स करके फिर हम डेट तय करें कि 30 डेज़ मैक्सिमम 90 डेज़ में आप WS फाइल कर देना। सिविल साइड की बात बता रहा हूँ, क्रिमिनल साइड तो जल्दी होते थे पहले भी चीज़ें, क्योंकि उसमें जो है पुलिस तमाम चीज़ें रखती थी। सिविल में थोड़ा ज़्यादातर टाइम लग जाता था। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हर चीज़ के रहते। आज के जो बच्चे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे, अब इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। अब कौन बुक लेगा, कौन बुक खोल कर पढ़ेगा, लेकिन उसके पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन अब जैसा चल रहा है उसके साथ हम चलते चलते थोड़ा सा आप मेहनत भी कर लें तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये शख्सियत जनाब
आली जनाब एतमादुद्दीन ज़ुबैर साहब तारुफ और तारीफ़ की तो मोहताज नहीं थी। ये आप खुद कहीं बड़े बड़े शख्सियत की जो है इंटरव्यू ले चुके हैं। मेरी सादतमंदी है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ आज। तो आइए चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज के माहौल में अक्सर ये नज़र आ रहा है कि पुलिस वाले एक रुका रही कम्यूटर्स को, आने जाने वालों को रुका के जो है रोक के जो है अपनी हीरोगिरी कर रहे हैं, डायलॉग बाजी कर रहे हैं। छन्नी उठ के बदने से पूछी तेरे में सुराख है क्या, सुराख है बोल के, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट हीरोगिरी चल रही है। और विदाउट एनी कंसर्न जो है वीडियो ले रहे हैं। अभी मिसाल के तौर पे कुछ अगर पकड़ेगा ऐसा कुछ है तो वीडियो ले रहे हैं फॉर एविडेंस, इट्स ओके। बट इन जनरल उमूमी तौर पे ये चल रहा है विदाउट एनी कंसेंट। और अरी तुरी से ही बात करें तो उसमें क्या है, डिफेमेशन हो रहा है और मेंटल हरासमेंट हो रहा है पब्लिक को। तो इसके ऊपर आप बताइए कि इसकी लीगल रेमेडी क्या है और उसके ऊपर हम कैसा डील कर सकते हैं। बस जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला का फजल ये भी हुआ कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट को तकरीबन जो है हैदराबाद पुलिस को मैं पढ़ा भी चुका हूँ। आपके टीएसपी जो 8th बटालियन है, वहाँ पर मैं न्यू रिक्रूटमेंट्स को भी आपके क्लासेस लेता हूँ लॉ के, एज ए गेस्ट फैकल्टी ऑफ लॉ। फिर यहाँ CTC है, हमारे सिटी ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर भी जो ऑन रिकॉर्ड पुलिस डिपार्टमेंट जो काम करता है उनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से आप बताएं कि जो है ये लोग जो है बियॉन्ड द पावर्स कुछ काम कर जाते हैं या फिर कुछ उनको मालूम नहीं होता, उसकी वजह से वो काम कर जाते हैं। अभी हालिया अरसे में हम वो यूपी में देखें कि 3 पुलिस वाले जो है अदालत के प्रीमाइसेस में, हाई कोर्ट के प्रीमाइसेस में आके वकील को अरेस्ट करने गए विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। तो अब देखिए उसका वो लोग भुगत रहे हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। अब जो कॉमन पर्सन्स का जो परसेप्शन है पुलिस के डिपार्टमेंट के ताल्लुक़ से, वो मेरा थोड़ा मुख्तलिफ रहता, क्योंकि पुलिस के साथ हम काम भी कर रहे हैं। तो लेकिन पुलिस के ऐसे अफसर जिनको ना लॉ से वक्फियत है, क्योंकि वो ज़्यादातर कांस्टेबल्स होते, SI रैंक से ऊपर जो लोग रहते हैं उनको वो थोड़ा लॉ ज़्यादा पढ़ के आते हैं। अब ये जो कांस्टेबल रैंक के लोग रहते हैं उनको उतना लॉ नहीं मालूम रहता, उतना दस्तूर नहीं मालूम रहता, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उनका काम है बस वो आपके जो है जो बंदोबस्तें हैं उसको वो करना है। तो बिल्कुल उन लूप होल से इसी को दूर करने के लिए ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स पुलिस डिपार्टमेंट करता है। बावजूद उसके फिर ब्लैक शीप्स तो हर डिपार्टमेंट में है, हर जगह आपको पाए जाते हैं। कुछ बदमाश नेचर के भी लोग होते, तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग वैसे है। अब आज के दौर में कुछ पार्शियलिटी भी हो गई, कुछ वो फ़िरक़े का है या वो कोई मज़हब का है, ये इस किस्म की भी चीज़ें हमारे को देखने को मिल रही है, जो हिंदुस्तान के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बिल्कुल सरासर गलत है। अब इस तरीक़े के अगर वो काम कर रहे हैं, जैसे बकौल आपके कि वो वीडियो ले रहे हैं सिटीजन्स का, तो अगर वो वीडियो ले रहे हैं, अगर वो टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा एविडेंस तो आपके पास आ गया उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करने का। तो आप कंप्लेंट करिए। आप जिस तरीके से ऑर्डिनरी पर्सन आता तो हम FIR करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते, अगर पुलिस स्टेशन में आप FIR नहीं हुई तो ACP DCP साहब के पास जाते, वो नहीं सुने तो CP पास, जो कमिश्नर साहब के पास आप जा सकते। वहाँ पर भी नहीं हो रहा तो फिर आप प्राइवेट कंप्लेंट क्रिमिनल कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं, वहाँ पर भी नहीं हो तो अपने हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। जो भी शख्स ऐसा महसूस कर रहा है कि उसका डिफेमेशन हुआ, उसकी इज्जत पे आंच आई है, तो वो पर्टिकुलर कांस्टेबल के ख़िलाफ़ आप मुकदमा, आप कंप्लेंट करिए। आप पुलिस स्टेशन भी नहीं भी गए तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट करिए। पुलिस डिपार्टमेंट में आज मेरा जहाँ तक नॉलेज है, सब इंस्पेक्टर की तनख्वाह 1 लाख रुपए, सर्कल इंस्पेक्टर की तनख्वाह तकरीबन 1 लाख के करीब ही है, आगे पीछे। कांस्टेबल 50-60,000 उसकी आगे पीछे विद ऑल उसके जो है बेनिफिट्स के साथ। तो इतनी बड़ी तनख्वाह लेने वाला इस किस्म की हरकत कर रहा है, वो भी टैक्स के, हमारे टैक्स के, तो आप उस पर कंप्लेंट दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो है ये लोग नहीं डरते, आप एक बार कंप्लेंट देखे तो देखिए, वो फिर आएंगे आपके जो है माफ़ी मांगेंगे आपसे। तो ऐसा नहीं है, क़ानून सबके लिए है। जैसा हम आर्टिकल 14 में पढ़ चुके हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये है कि क़ानून की नज़र में सब बराबर है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है ये हम नहीं जानते। एक
फ़कीर को भी, एक गरीब को भी अगर कोई बेइज्जत करता है तो उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए उसका राइट्स का। तो अब जैसे आप है, हमारे मुसाब साहब है और हमारे जो स्टूडेंट्स है, इनके ही काम है ये। सीनियर्स तो बिजी रहते हैं अपने अपने बड़े बड़े केसेस में। आप जब आ रहे हैं तो सीनियरों की सरपरस्ती में आप दरख्वास्त दीजिए, वहाँ के SHO को दीजिए। आपको डर लग रहा पुलिस स्टेशन SHO जाने, ACP TCP को दरख्वास्त दीजिए। उनसे भी मुलाकात को डर लग रहा है तो इन्वर्ट सेक्शन में जाइए, देके स्टैंप लेके आ जाइए। उसके बाद रिमाइंड करिए, साहब हम दरख्वास्त दिए थे, इस पर क्या एक्शन लिए। तो ऐसा तो अपनी आजकल तो सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। अब इसके बावजूद ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो आप इनके ऊपर दरख्वास्त करिए। सिंपैथी उनके साथ ये की जा सकती कि वो बेचारे हमेशा बंदोबस्तों में बिज़ी रहते, पॉलिटिकल चीज़ों में बिज़ी रहते, तो उनके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर रहता। बावजूद उसके उनको यह कोई हक़ नहीं बनता तो किसी की बेइज्जती करे, किसी को थप्पड़ मारे, किसी को गाली दिए। आजकल 2-4 आप देख रहे हैं यूपी वगैरह में इस किस्म के इंसिडेंट्स हुए हैं पुलिस स्टेशन में। इससे पहले भी एक वकील साहब को जो है बदतमीज़ी से पेश आया तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो बिल्कुल सस्पेंड हो सकते हैं। SHO इज़ द बेसिक, उनके पास का जो अहदा है वो उससे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, IG हेड। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शायद आपको ना मिले, लेकिन आप अगर सिटीज़ में हैं, आप कैपिटल सिटीज़ में हैं तो आपको बड़े से बड़े ऑफिसर्स अवेलेबल है, हाई कोर्ट अवेलेबल रहता, आप जाइए कंप्लेंट करिए। जज़ाकल्लाह। और वक्त की क़िल्लत के सबब खैर आपके पास तो इल्म के ज़ख़ीरे हैं तो शायद रात भी कम पड़ जाए, बट मैं मुख्तसर से वक्त के रहने की तरफ से मैं अपनी बात जल्द अज जल्द इख्तिताम तक पहुंचता हूं। एक लास्ट और आखिरी सवाल, ये जो न्यू इंटर्न्स जो बच्चे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, खासतौर से माइनॉरिटीज़ में देखेंगे हम कि एक 2020-21 के बाद न्यू एनरोलमेंट ज़्यादा हो गए, तो उन लोग के ये जो न्यू इंटर्न्स आ रहे हैं, आ तो जा रहे फील्ड में, बट आने के बाद उसमें टिकने से करें कुछ भी जो भी वजूहत है उसके, तो उन लोग के लिए अब एक छोटा सा एक अपना मशवरा और अपनी एक नसीहत करिए प्लीज़। जज़ाकल्लाह। जी तो एक्चुअली हम जो है, हम जब वकालत में आए, जब हम हमारे साथ भी 120 बच्चे वकालत पढ़े, LLB करे, लेकिन प्रैक्टिस में जो हम आए उसमें सिर्फ 7 बच्चे हमारे साथ क्या टिके हुए, बाकी के 113 जो थे वो चले गए। तो लोग जो बच्चे आते वो लोग ये सोचते कि भाई फिल्मों में ज़रा देखते कि भाई ऐसा ऐसा है, फिर जज साहब से हम ऐसा बात करेंगे, वैसी बात करेंगे, तो इस तरीके से एक जहन बना हुआ रहता। लेकिन जब यहाँ पे आते तो क्रिमिनल कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स का माहौल ही अलग रहता। यहाँ पे क्या बोल रहे जज साहब को सीनियर साहब पता नहीं चलता, क्योंकि उतनी ज़ोर से बात भी नहीं करते। हाई कोर्ट में फिर भी आजकल माइक्स है, स्पीकर्स है, आपको पता चल जा रहा। तो फैसिनेटिंग तो है, लेकिन सीखने के बाद फैसिनेटिंग होता है। पहले पहले तो आपको सीखना है, तो सीखने में आपको जो थोड़ी परेशानी है आपको तो होंगी ही। अब टिकते क्यों नहीं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ नोबल प्रोफेशन है, पैसों की लालच में यहाँ नहीं आना। पैसा कमाना है तो बहुत सारे फील्ड्स है। तो हमारे हाई कोर्ट के सामने कई लोग जो है मीठा बना रहे, नमकीन बना रहे, करोड़ों रुपए कमा रहे। यहाँ पे आप कौम की खिदमत, सोसाइटी की खिदमत, मुल्क की खिदमत के लिए इस पेशे में आना है। जो आज़ादी की जो लड़ी लड़े, गांधी जी बैरिस्टर, नेहरू जी बैरिस्टर, मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर, अंबेडकर साहब बैरिस्टर, तो ये दुनिया में जितने रेवोल्यूशंस आए वो वकला बिरादरी ही लेकर आए। तो इतना मुक़द्दस पेशा है, और वो तमाम पैसे वाले लोग थे, उनको क्या फ़ीस दे सकते थे लोग। तो आज भी अगर फ़ीस के लिए आप इस फील्ड में आ रहे, वो गाहे माहे किसी को 1-2 को मिल जाएगी ज़्यादा केसेस। अदरवाइज़ तो आपको क्रिमिनल साइड आप प्रैक्टिस करें तो 2 साल आपको मेहनत करना है, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली केसेस आते हैं। सिविल साइड आप प्रैक्टिस करें तो कम से कम 5 साल आप करना, तब आपको लोग जानते, आपको केसेस आएंगे। फिर अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो वो दैट इज़ डिफरेंट फील्ड। आप डे फर्स्ट से आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इसमें आपको काबिल बनना है तो कौन से सब्जेक्ट्स है वो नहीं मालूम रहते। आप क्रिमिनल कोर्ट में आप प्रैक्टिस करना चाह रहे तो अहम मज़ामीन जो है आपके CRPC जो BNSS हो गया, IPC जो BNS हो गया, उसके बाद एविडेंस एक्ट है जो BSA हो गया, ये 3 इंपॉर्टेंट लॉज है। आप सिटी में जब रहते हैं, आप कैपिटल सिटीज़ में है या बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में आप रहते, तो अब NDPS एक्ट है, पोक्सो एक्ट नया लिखना हुआ है, आपके जो है फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है,
हाँ एक्साइज के कुछ लॉज है, ये 5-6 वो लॉज, ये इस पर आप महारत रखना ज़रूरी है, तभी आप क्रिमिनल कोर्ट में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले आपके लॉज, मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ, आप हिंदू है, हिंदू लॉ पे महारत रहना, मुस्लिम है, मुस्लिम लॉ पे महारत रहना है, CPC आपको वहाँ पे पढ़ना है, प्रोसीजर ऑफ सिविल कोड है, वो आपको पढ़ना है, फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, लैंड लॉज है, ये आपके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जिसमें आप सिविल कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाना चाह रहे तो ये तो आपको बेसिक नॉलेज रहना है, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स है। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, आपको उस पर आपको महारत हासिल करनी है, तभी आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे आप बात कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपको मालूम है, देन ओनली यू कैन कन्विंस द जज। और जज साहब हमारे उस्ताद हैं वहाँ पर, वो तो हमसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, आप खाली ज़बान हिला तो वो चीज़ समझ जाते कि आप कौन से आर्टिकल के बारे में बोल रहे हैं। तो आप जब तक उस पर कॉन्फिडेंट नहीं है, यू कैनॉट आर्ग्यू द मैटर इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा जूरिस्प्रूडेंस है, व्हाट इज़ लॉ, क्यों बनाए, पॉजिटिव लॉ पढ़े आप, हाँ, और डिवाइन लॉज के बारे में जब जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट पढ़े आप लोग, तो उसमें ओरिजिन ऑफ लॉ, उस चीज़ को बुनियाद बना के जब आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, दैट लुक्स वेरी ज़बरदस्त। क्या बोलते हैं, यू आर आर्ग्यूइंग नाउअडेज, जब तक आपको ये पीछे के नॉलेज नहीं था। फिर तीसरा आपका सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन करना है, कानून क्यों बना, उसके इंटरप्रिटेशन किस हिसाब से किया जाता है, उसको जानना ज़रूरी है। फिर चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ ही काम करते हैं ना आप, कुछ भी पिटिशंस डाल रहे हाई कोर्ट में जनरली या सुप्रीम कोर्ट में, तो एग्जीक्यूटिव्स के क्या पावर्स है, उनके लिमिटेशंस क्या है। 3 ऑर्गन्स इंडिया को रन करता, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर्स। तो लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव्स अगर कोई गलती करते हैं तो व्हिप इज़ इन द हैंड्स ऑफ कोर्ट्स, जनरली हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। ये लोग इनको जो है इनके पास इनकी लगाम है, चाहे वो कानून गलत पास कर दो या एग्जीक्यूटिव्स कानून को गलत नाफिज कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ अब जब जाना है तो ये 4 सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये चीज़ों पे आप पक्के होके फिर अदालत में आना। ये तो आपका बेसिक नॉलेज है। आप बोलेंगे साहब ये पढ़ लेने के बाद हम जब आ रहे तो ये सेक्शन में कुछ नज़र आ रहा, बेंच पे कुछ नज़र आ रहा, दैट इज़ द प्रैक्टिस। वो क्या है, ऑफिशियल वर्क है। अब कुछ बच्चे वो ऑफिशियल वर्क में जाके फंस जाते, समझते वकालत वो है, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ वकालत एंड नॉट होल वकालत। आपको वकालत आर्ग्यूमेंट्स करना है। पहले हम 2006 से पहले जो दौर था उसमें मुंशियाँ हुआ करते थे, वो मुंशियाँ जाके केस फाइल करते थे, साहब टाइप करके देते थे, पिटिशन बना के देते थे, ये लोग जाके सेक्शन में फाइल करते थे, फिर उसके बाद नंबर पे आता था, साहब जाके आर्ग्यूमेंट करते थे। तो ये आर्ग्यूमेंट्स आना, ज़्यादा टाइम यू शुड गिव ऑन द लॉज, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज एंड हाउ टू आर्ग्यू द मैटर्स, और जैसे साइटेशन से, प्रेसिडेंट है, इसके ऊपर आपको मेहनत करना है। वो नहीं करके अब क्रिमिनल साइड है, सिविल साइड है, वहाँ सेक्शंस में कुछ लोगों को पैसे मिल जाते हैं, बेल पिटिशंस में पैसे मिल जाते हैं, कुछ सिविल में आपको कोई ऑर्डर निकालना है, कुछ है, थोड़े से बच्चों को, जूनियर को पैसे मिल जाते हैं। तो लोग क्या समझते हैं, पैसे मिल रहे तो वकालत यही है। दैट इज़ नॉट द वकालत, वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वकालत, बट इट इज़ नॉट होल वकालत। होल वकालत ये है, आपका जो क्लाइंट है, जो परेशानी में आपके पास आया, उसको सही अंदाज में आप जज तक उस बात को पहुंचाना, फिर वहाँ से ऑर्डर लेने की कोशिश करना। जजेस आर देयर टू एनकरेज यू, नॉट टू डिस्करेज यू। डिस्करेज करने के लिए वो नहीं बैठे हैं। अब चूँकि हमको नहीं आता, बात करने नहीं आता, तो हम परेशान हो जाते। और कैपिटल सिटीज़ में है तो अंग्रेज़ी पे महारत ज़रूरी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो आपके रीजनल लैंग्वेज पे आपको महारत ज़रूरी है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं तो आपको वहाँ ज़्यादातर तेलुगु है, तेलंगाना आंध्रा में तेलुगु चलती, आप यूपी बिहार चले जाओ हिंदी चलती, वहाँ तो आसानी आप बोल सकते हैं। और दूसरे कर्नाटक है, केरला, अपने अपने रीजनल लैंग्वेजेस पे महारत रहना। कैपिटल सिटीज़ में इंग्लिश आपको आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 2-3 महीने आप सीख लिए अंग्रेज़ी पे, तो और ये जो लीगल टर्मिनोलॉजी रहती वही रिपीट होती, आपको चीज़ें उसमें जो है आ जाती। मज़ीद कुछ चीज़ रह गई तो आप पूछिए। बस अल्हम्दुलिल्लाह, आपका कीमती वक्त के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ मैं और अली जनाब हमारे उस्ताद आली और एक
मुसाब रहीम हाशमी साहब, कुछ आपके तरफ आप मैं एक कनेक्टिंग पॉइंट देते हुए एंड करना चाहूँगा कि जैसा मदर के मदर को ग्रैंड मदर बोलते और सन के सन को ग्रैंड सन बोलते, वैसा उस्ताद के उस्ताद को क्यों ग्रैंड उस्ताद ना बोला जाए और शागिर्द के शागिर्द को क्यों ग्रैंड शागिर्द ना बोला जाए। तो आप मेरे उस्ताद हैं और मेरे आप शागिर्द हैं, तो आप ग्रैंड उस्ताद और ग्रैंड शागिर्द हुए एक दूसरे के। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।